Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Olympic Games के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, ओलंपिक के अंदर रेसलिंग का जो गेम है उसके अंदर आप देखिए कि हमारी एक प्लेयर के द्वारा फाइनल के अंदर अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर किया गया था। बट आप देखिए कि फाइनल्स मैच से पहले जब उनका वेट को मेजर किया गया तो जो लिमिटेशन है उससे 100 ग्राम कुछ उनका जो वेट है वो हायर देखने के लिए मिला है। इसकी वजह से उनको फाइनल के अंदर अलाउ नहीं किया गया। उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि प्लेयर का नेम है विनेश फोगाट। ये इंडिया की फर्स्ट प्लेयर हैं जिनके द्वारा रेसलिंग के जो फाइनल मैच है उसके अंदर अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर किया गया। स्टूडेंट, 2016 के बाद में जो रेसलिंग का जो बॉडी है उसके द्वारा कुछ रूल्स हैं उनको चेंजेस किया गया। 2016 से पहले आप देखिए कि एक ही दिन के अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन राउंड्स हैं, जो फाइनल मैच है वो एक ही दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता था। तो उस वजह से वहाँ पे एक ही दिन की रिगार्डिंग में जो वेट का जो मेजरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि 2016 के बाद में रूल्स को चेंज किया गया। आपको वन डे आपको जो क्वालिफिकेशन राउंड्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि अदर डे आपको जो मेडल के जो मैचेज हैं कि गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है और जो ब्रॉन्ज के जो मेडल्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपको जो मैचेज हैं वो डिफरेंट डे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपका जो वेट मेजरमेंट है वो 2 डेज़ की पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कैलकुलेट हुआ करता है। रेसलिंग के द्वारा कुछ रूल्स हैं उनको चेंज किया गया, जो रेसलिंग का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बॉडीज हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, सेकंड डे जब इनका वेट मेजर किया गया तो उस समय इनका जो वेट है लिमिटेशन से कुछ 100 ग्राम हायर वेट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब आप देखिए कि इनका जो सपोर्ट स्टाफ है, इनके जो कोचेज हैं वो उनको इस प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी होगा कि किस तरीके से वेट है उसको रिड्यूस किया जाता है रेसलिंग के जो गेम्स है उससे पहले। और वेट कैटेगरी के जो डिफरेंट जो यहाँ पे गेम्स हुआ करते हैं उसके अंदर में आप देखिए कि आपको एक लिमिटेशन हुआ करता है कि आपको मैच से पहले कुछ समय पहले आपको वेट है वो मेजर करना होता है। और आपका जो वेट है वो एक लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए। जो कैटेगरी के अंदर में आप खेल रहे हो उससे उसके लिमिटेशन के अकॉर्डिंग में आपका यहाँ पे वेट है वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इंडिया की ये फर्स्ट प्लेयर हैं जो फाइनल के अंदर अपना जो प्लेस है वो सिक्योर किया गया रेसलिंग की किसी भी कैटेगरी के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि रेसलिंग फेडरेशन के कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पे। अगर आप वेट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका जो प्लेस है वो लास्ट आपको दे दिया जाता है विदाउट एनी रैंकिंग। इससे पहले आपने फाइनल के अंदर जो प्लेस को सिक्योर किया है तो आप देखिए कि आपको जो सिल्वर मेडल है वो आपको यहाँ पे सिल्वर, अगर आप वेट कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई भी करते हैं, अगर आप फाइनल के अंदर अगर डिफीट भी होता है तो आपको जो सिल्वर मेडल है वो सिक्योर होता है। बट आप देखिए कि अगर आप वेट को यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपको जो सिल्वर मेडल है वो भी नहीं दिया जाता है फाइनल मैच का, जिसके लिए आपने कम्प्लीटली जो उस प्लेस को सिक्योर किया है। तो ये ओलंपिक गेम्स के बारे में था। ओलंपिक गेम्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। आपके लिए कि यहाँ पे होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि ओलंपिक का जो लोगो है उसके अंदर में आपको जो 5 जो रिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। ये जो 5 रिंग्स हैं वो बेसिकली किसको शो किया करती हैं? क्या ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको शो किया करती हैं? क्योंकि टोटल हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या यहाँ पे ओनली 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ही शो किया जाता है इन रिंग्स के द्वारा? तो ये आप ज़रूर से रीड करना। हो सकता है कि ओलंपिक गेम्स न्यूज़ के अंदर हैं तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। इसके अलावा 1896 के समय फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। और आप देखिए कि इस साल जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? पेरिस के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पेरिस का एक रिवर भी है सीन रिवर, वो न्यूज़ के अंदर में था इन ओलंपिक गेम्स की वजह से, क्योंकि आप देखिए कि उस रिवर के अंदर में स्विमिंग के कुछ कंपटीशंस हैं उनको अलाउ किया गया था। बट वहाँ पे प्लेयर्स के जो हेल्थ इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिले। रिवर का जो पोल्यूशन लेवल है, तो सीन रिवर आपको पता होना चाहिए जो पेरिस के वहाँ से फ्लो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। मोहम्मद यूनुस साहब हैं जो देख लें कि माइक्रो फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनको कि नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया है। आप देखिए कि उनके द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में जो ओथ प्रोसेस है उसको आज टेक ओवर किया जाएगा। और यहाँ पे जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश के अंदर में BNP,
आप देखिए कि बीएनपी के द्वारा यहाँ पे अर्जेंट डिक्लेयर किया गया है कि अर्जेंट वे में जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाए जाए। बीएनपी की जो पॉलिटिकल लीडर हैं, आप देखिए कि वो बांग्लादेश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल लीडर हैं, वो देखने के लिए मिलती हैं। वुमेन का जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है उनके द्वारा फर्स्ट टाइम सिक्योर किया गया था। शेख हसीना मैम के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना मैम का जो कम्प्लीटली पॉलिटिकल पावर है उसका फॉल आपको देखने के लिए मिला, तो उसकी रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि इनका जो फैमिली है उनके द्वारा बेसिकली बांग्लादेश का जो लिबरेशन है 1971 का, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया इनके फादर के द्वारा। बट 1975 के समय में जो इनके जो फादर हैं, इनका जो फैमिली मेम्बर्स है, उनको असैसिनेट कर दिया गया। किसके द्वारा? उनका जो मिलिट्री है उसी के द्वारा। डेट मीन्स कि आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो मिलिट्री है उसके द्वारा काफ़ी बार आपको जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1975 के समय जो शेख हसीना मैम है, इनका एक जो सिस्टर है वो उस समय बांग्लादेश के अंदर नहीं थे, तो इस वजह से ये सर्वाइव किए। उसके बाद में पॉलिटिकल पावर के अंदर आते हैं। कुछ समय इंडिया के अंदर भी आपको इनका असाइलम है वो देखने के लिए मिलेगा, बट बाद में वो पॉलिटिकल पावर के अंदर रेज करते हैं और 2009 से लेकर कंटिन्यूस ये पॉलिटिकल जो पावर है उसको इनके द्वारा होल्ड किया गया था। अब आप देखिए कि इनका जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में किस तरीके से बांग्लादेश का प्रोग्रेस देखने के लिए मिला। बांग्लादेश जब 2008-9 के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें तो वन ऑफ द पुअर या जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसका कैटेगरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि लास्ट 15 ईयर्स के अंदर में बांग्लादेश का आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे था। गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेन रीजन किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करने के लिए या सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जो पुअर्टी का जो रेट हुआ करता था, वर्ल्ड बैंक का जो पुअर्टी लाइन है उसके अकॉर्डिंग में जो पुअर्टी का जो गरीबी का वहाँ पे रेट हुआ करता था, टोटल 11.8% जो पर्सन्स हैं वो गरीब हुआ करते थे, उसको डिक्लाइन करते हुए इनके द्वारा 5% किया गया। पर्सन्स का जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा जो जीडीपी लेवल है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। पर कैपिटा जो इनकम है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। गारमेंट का वो सेक्टर है, आप देखिए कि जिसके अंदर बांग्लादेश के द्वारा इंडिया का जो प्लेस है उससे भी जो ज़्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट है वो देखने के लिए मिला था। इंडिया के द्वारा काफ़ी बार कंसर्न्स भी रेज किया गया था कि किस तरीके से बांग्लादेश का जो लेबर इंटेंसिव जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर में आप देखिए कि उनका जो रोल है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। बट अब प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो ये तो इनका पॉजिटिव बेनिफिट हुआ इकोनॉमिक रिगार्डिंग में, बांग्लादेश का इस तरीके से इम्प्रूवमेंट है। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स बांग्लादेश के अंदर में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं जिनको कि इंटरिम गवर्नमेंट हेड किया जाएगा, तो आप देखिए कि इनके द्वारा बेसिकली इनके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो लगा दिए गए थे। अभी ये जो पावर का जो यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हुआ है, पावर से उनको जाना पड़ा है, तो इसके बिहाइंड में कुछ अदर कंट्रीज या वेस्टर्न पावर कंट्रीज का भी इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कंसर्न्स रेज किया गया था कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर में वेस्टर्न पावर कंट्रीज का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए। अब ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंडिया के साथ में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हुए थे, काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथन रिलेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर अगर हम बेसिकली डिस्कस करें तो आप देखिए कि अकूरा से अगरलता है, रेलवे लाइंस हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको सेटअप किया गया। बोथ कंट्रीज़ के द्वारा जो बॉर्डर एरिया के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने का कोशिश किया गया। बॉर्डर एरिया के डिस्प्यूट्स के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे बॉर्डर एरिया के अंदर जो कम्युनिटीज़ रहा करती हैं उनके पर्सपेक्टिव से बॉर्डर हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और बॉर्डर हार्ट के अलावा इंडिया का जो साउथ एशिया के अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी आपको बांग्लादेश है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ इंडिया के साथ में भी जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन हुए थे बांग्लादेश के, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस या गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से इंटरवेन है, रेगुलेट किया गया हो, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको सप्रेस करने का कोशिश किया गया हो, ये कुछ आपको जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलता है बांग्लादेश के अंदर में लास्ट 15 ईयर्स के दौरान में। तो उन सभी के बारे में डिस्कशन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एडिटोरियल्स के अंदर में एक टॉपिक को और डिस्कस किया गया है कि अगर आपको कंट्री का जो प्रोग्रेस है उसको अचीव करना है
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक एक एरिया है, एक डोमेन है जिसके अंदर में आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। बट आप देखिए कि आपको सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके रिगार्डिंग में भी आपको यहाँ पे अपना जो प्रोग्रेस है उसको कैरी आउट करना है। प्रेस के रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बांग्लादेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं लास्ट 15 ईयर्स के दौरान में। और आप देखिए कि 2018 के समय एक डिजिटल लॉ है वो लाया गया था कि गवर्नमेंट को अगर आपके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली जो जेल है उसके अंदर भी सेंड किया गया था। अब काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको जेल से रिलीज़ किया गया है, जिनको कि आप देखिए कि अननोन प्लेस है वहाँ पे उनको जेल के अंदर रखा गया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनके द्वारा जो क्रिटिसिज्म है वो कैरी आउट किया गया उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिम्स्टेक के बारे में है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। 1997 के समय एक डिक्लेरेशन आता है जिसको कि हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि बैंकॉक जो डिक्लेरेशन है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक है उसको सेटअप किया गया। कौन कौन से कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के अंदर में? बिम्स्टेक एक मीटिंग अभी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इस वजह से ये टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में है। कौन कौन से कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स? BBIA हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है। और इसके अलावा आप देखिए कि 3 कंट्री और आपको देखने के लिए मिलेंगे बिम्स्टेक के अंदर में। म्यांमार इसका पार्ट है, आप देखिए कि श्रीलंका इसका पार्ट है और थाईलैंड इसका पार्ट है। तो इस तरीके से टोटल 7 कंट्रीज हैं। अब उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो टॉक्स हैं, जो डिस्कशन है वो चल रहे हैं। अगर उसको आने वाले समय में पॉसिबल हो चुका तो आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक और अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो भी बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका वहाँ पे सिचुएटेड है। 2014 के समय उसको सेटअप किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश के द्वारा जो म्यांमार का जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसको यहाँ पे रोकने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव बेनिफिट है। अगर बांग्लादेश के अंदर में जो यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर में भी जो कि पोरस बॉर्डर है, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो कम्प्लीटली सिक्योर नहीं देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर में। तो आप देखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो इलीगल माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया को फेस करना पड़े बॉर्डर पोरस होने की वजह से। ये कुछ कंसर्न्स हैं, इनको भी यहाँ पे रेज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारी एक प्लेयर हैं शूटिंग के अंदर में, इनके द्वारा 2 मेडल हैं वो जीते गए थे। 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, मनु भाकर हैं। इंडिया वापस आई हैं ओलंपिक के वहाँ से, तो इनका जो वेलकम है उसके रिगार्डिंग में फ़ोटो को शो किया गया। वक्फ बोर्ड के बारे में है, आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल है उसको लाया जाएगा। तो बिल के अंदर में बेसिकली अब आपको ये जो बोर्ड है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जब आप सिविल सर्विस के थ्रू जब आप देखिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर में एंटर करोगे तो अगर आप जब भी डिस्ट्रिक्ट को हेड करोगे तो उस समय में आपके द्वारा ये जो वक्फ बोर्ड है उसको हेड किया जाएगा। इसके जो इलेक्शंस हैं वो आपके द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो आप देखिए कि उसके द्वारा जो लैंड है उसका मेन आर्बिट्रेटर आपको देखने के लिए मिलता है। उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वक्फ का जो ज़मीन है उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अभी वक्फ का जो ज़मीन है वो क्या हुआ करता है, लैंड जो बेसिकली इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं, इस्लाम रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा जिस ज़मीन को डोनेट किया गया है और उसको कम्युनिटी के द्वारा जो उनका जो कम्युनिटी है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है बोर्ड के द्वारा। बट आप देखिए कि वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग में कुछ बिल है उसको लाया जाएगा जिसके अंदर नॉन मुस्लिम पर्सनस हैं उनको बोर्ड के अंदर में एंट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। वक्फ बोर्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए रिलीजियस लैंड है, एक कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से ये लैंड है। और इंडिया के अंदर में आपको थर्ड नंबर के ऊपर में ये आपको जो पार्टी है वो देखने के लिए मिलता है जिनके पास में लार्जेस्ट जो थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है कंट्री के अंदर में वक्फ बोर्ड प्रेजेंट समय के अंदर में। तो बोर्ड के अंदर में नॉन मुस्लिम जो पर्सनस हैं उनके एंट्री के बारे में है। ऑल इंडिया जो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उनके द्वारा चैलेंज भी किया जाएगा इस लॉ को। तो ये कुछ डिस्कशन था। अभी आप देखिए कि जो बिल है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है जब तक हमारे एग्जाम के पर्पस से नहीं इम्पोर्टेंट है। बट आपको ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वक्फ बेसिकली क्या हुआ करता है, तो वो आपको एक जो ज़मीन है वो देखने के लिए मिलता है, जो एक रिलीजियस ज़मीन है उसके रिगार्डिंग में ये बोर्ड है।
और ये ज़मीन बेसिकली इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा इस ज़मीन को डोनेट किया जाता है और उसका जो मैनेजमेंट है वक्फ बोर्ड के थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। वायनाड का जो लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पे नेशनल डिजास्टर के रूप से डिक्लेयर किया जाए, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके द्वारा कहा गया। आप देखिए कि वायनाड से ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हुआ करते थे उससे पहले, और इस समय भी इनके द्वारा 2 सीट्स हैं उनसे कंटेस्ट किया गया था, 1 सीट यहाँ पे वायनाड ही था। अभी वायनाड का जो सीट है उनके द्वारा वैकेंट किया गया है, वहाँ पे आने वाले समय में जो बाई इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स नेशनल डिजास्टर के बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल डिजास्टर 2 कैटेगरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेशनल डिजास्टर एक तो आप देखिए कि नेचुरल कैटेगरी है, एक यहाँ पे मैनमेड कैटेगरी है। नेचुरल कैटेगरी के अंदर में क्या है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, कोई साइक्लोन का जो सिचुएशन है। क्या लाइटनिंग भी यहाँ पे नेचुरल कैटेगरी के अंदर में है, क्या आकाश से जो बिजली गिरती है मानसून के समय या बारिश के समय, क्या वो भी यहाँ पे नेचुरल कैटेगरी के अंदर है। तो आप देखिए कि लाइटनिंग यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। मैन मेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियर है, बायोलॉजिकल है, कोई केमिकल यहाँ पे डिजास्टर का सिचुएशन क्रिएट हो। बट आप देखिए कि किस कैटेगरी के अंदर में नेशनल डिजास्टर है या किसी भी क्लाइमेटी को नेशनल डिजास्टर के रूप से डिक्लेयर करना है, उसका जो आपको जो प्रोविज़न है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। 10th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इनको एग्जामिन भी किया गया था। 10th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया गया था कि 1/3 अगर स्टेट का पॉपुलेशन उससे इम्पैक्ट होता है तो उसको नेशनल डिजास्टर है उसके रूप से डिक्लेयर किया जाए। तो ये नेशनल डिजास्टर के बारे में था। वायनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड का इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग में। केरल का जब आप मैप को देखते हो, सपोज कीजिए केरल का मैप है, तो यहाँ पे आपको वायनाड देखने के लिए मिलेगा। इस पार्ट के अंदर तमिलनाडु है, यहाँ पे आप देखिए कि कर्नाटका है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ केरल के वहाँ पे जो तमिलनाडु एंड कर्नाटका के साथ अपना एरिया शेयर करता है। नेक्स्ट दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि जो एलजी हैं, दिल्ली के अंदर जो एलजी हैं उनके द्वारा 10 पर्सन्स हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, जिन पर्सन्स को यहाँ पे राइट है या जिनको स्पेशल नॉलेज है, सॉरी राइट नहीं, जिनको स्पेशल नॉलेज है। किसके रिगार्डिंग में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो वर्क है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो वर्क है, जो लोकल गवर्नेंस है उसके वर्क के रिगार्डिंग में स्पेशल नॉलेज अगर किसी पर्सन को, तो उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है एलजी के द्वारा। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में एलजी के द्वारा जो अपॉइंटमेंट है वो किसकी एडवाइस के ऊपर देखने के लिए मिलता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग में। बट यहाँ पे एलजी को यहाँ पे सोल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो बता दिया गया है कि नोट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 1957 का जो म्यूनसिपल रूल्स है या 1993 का जो रूल्स हैं उनसे डिफरेंट यहाँ पे जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया। तो आप देखिए कि पावर का जो बैलेंस है, जो एक कंटिन्यूस एक इश्यू है, पावर का जो बैलेंस है वो एक कंटिन्यूस आपको इश्यू देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर में। सेंटर और जो वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी गवर्नमेंट का कंटिन्यूस आप देखिए कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में जो कन्फ्लिक्ट है उसको ये एग्जैजरेट कर सकता है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है यहाँ पे कि अगर एलजी के द्वारा इस तरीके से 10 पर्सन्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर उनको अपॉइंट किया जाएगा, तो आप देखिए उनका जो सोल यहाँ पे स्टैट्यूटरी या जो सोल पावर मेकिंग जो बॉडी है उनको बनाया गया है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बैलेंस के पर्सपेक्टिव से है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर में किस तरीके से जो यूनियन टेरिटरीज को जो लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है वहाँ पे किस तरीके से बैलेंस का ज़रूरत है, पावर को बैलेंस करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, बट आप देखिए कि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मेंशन किया गया, तो कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक नॉन रिजर्व जो सीट है, एक सीट है जो रिजर्व नहीं है। नॉन रिजर्व सीट के ऊपर एक ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड एक पर्सन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुई हैं, उनका केस स्टडी है उसको बताया गया। फिर ट्राइबल कम्युनिटी के जो वोटिंग का जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन है कि उनका लोकसभा के अंदर में किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया गया। हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है,
एक तो आपको जानकारी ये होना चाहिए 8.1% इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो हमारा लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कि 8% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ट्राइबल कम्युनिटी मैक्सिमम कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर में मैक्सिमम उनका संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि फॉरेस्ट्स के साथ में इनका रिलेशन हुआ करता है। काफ़ी बार इनका जो फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और भी काफ़ी सारे इनका जो फॉरेस्ट एरियाज़ के जो राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो डिबेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक ट्राइफेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1989 के समय क्रिएट किया गया था। इनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किया है बेसिकली। आप देखिए कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर एक ट्री है, तो ट्री से आप देखिए कि ट्री का जो मेन बॉडी है उसको ना कट करते हुए इसके ट्री से जो प्रोड्यूस होता है, ट्री से जो फ्रूट्स बनते हैं, जो उसकी पत्तियां हैं, काफ़ी बार जैसे कि एक तेंदू का जो पेड़ है उससे आप देखिए कि जो इंडियन जो बीड़ी होती हैं, इंडियन जो सिगरेट जिसको बोलते हैं लोकल हमारा, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है तेंदू की जो पत्तियां हैं उससे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे मेन पेड़ के अलावा जो प्रोड्यूस है उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के पार्ट का रूप से रखा जाता है। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली ट्राइफेड का एक बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ट्राइबल कम्युनिटी के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन था। ट्राइबल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि मोस्ट वनरेबल जो पीवीटीजीज कम्युनिटी हैं उनका भी पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर उनका उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलता है, एक स्टेट के अंदर में, फिर आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारे साइंस सेक्टर के जो अवार्ड्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। साइंस सेक्टर के अंदर में हमारे यहाँ पे जो साइंस के अवार्ड्स हुआ करते थे बट लास्ट ईयर उनको चेंज किया गया। 11 मई का जो डे है वो किस रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या हुआ था स्टूडेंट्स? 11 मई को आपको हमारा पोखरण का जो 1998 के समय में सेकंड टेस्ट है उसको कैरी किया गया था मिशन शक्ति के थ्रू में। और आप देखिए कि पोखरण का जो ये जो टेस्ट है उसके बाद में उसको टेक्नोलॉजी डे के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। एक है 23 अगस्त का जो डे है, अगस्त का जो डे है उसको किस रूप से सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पेस डे। हमारा जो चंद्रयान 3 है उसके द्वारा अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर किया गया। क्या नाम रखा गया है हमारे चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग प्लेस है, लैंडिंग जो पॉइंट है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। और शिव शक्ति को इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जो 1920 के समय इस्टेब्लिश हुआ था उसके द्वारा भी आप देखिए कि रिकॉग्नाइज किया गया है। तो 23 अगस्त और 11 मई का जो डे है इन 2 दिन हमारे साइंस अवार्ड्स हम दिए जाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंज किया गया था, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उनको अलाउ किया गया है। चंद्रयान 3 का जो टीम है उनको ये दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे यंग साइंटिस्ट को एक अवार्ड देखने के लिए मिलता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया। CSIR के क्या फाउंडर हैं शांति स्वरूप भटनागर, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका डेथ हुआ था, क्योंकि आप देखिए कि बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी था, बेसमेंट के अंदर बायोमेट्रिक एक सिस्टम सामने आया था और जो लाइट वहाँ पे क्लोज होने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम ओपन नहीं हो सका। एकदम से जो पानी है उसका लेवल इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स का वहाँ पे डेथ हो गया था। तो CBI के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया गया है, CBI के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। स्टूडेंट जो बायोमेट्रिक सिस्टम है आप देखिए कि लाइट क्लोज होने के समय में जो गेट्स हैं उसके ओपन होने में जो प्रॉब्लम्स है वो फेस होता है और उसी दौरान में वहाँ पे और उस आप देखिए इमरजेंसी सिचुएशन है उस समय जो पर्सन है उसके द्वारा पैनिक भी किया जाता है, क्योंकि एकदम से जब सडनली वाटर इंक्रीज होगा, टू मच पर्सन से एकदम से एग्जिट करने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि इस तरीके का जो मिसकंडक्ट है बेसमेंट के अंदर जो वर्किंग था, जो बेसमेंट अलाउ नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग में कि आप वहाँ पे इस तरीके से जो क्लासेज हैं, इस तरीके से जो आप जो लाइब्रेरी हैं उनको ऑपरेट नहीं कर सकते हो बेसमेंट एरियाज़ के अंदर में। बेसमेंट इज ओनली अबाउट द पार्किंग, या आपको अपना कुछ जो सामान है वो रखना है उसी के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। शेड्यूल ट्राइब का जो यहाँ पे कोटा है आप देखिए कि उसको कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग में अलाउ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मिजोरम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि मिजोरम के अंदर में अर्लियर फेज के अंदर कैटेगराइजेशन था बट उसको लेटर फेज में
जो हाई कोर्ट्स है उनके द्वारा अलाउड नहीं किया गया था। 2004 का जो हमारे यहाँ पे केस है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसको कैटेगराइजेशन करने से मना कर दिया गया था 2004 के उस केस के थ्रू में। अभी उसी के रिगार्डिंग में मिजोरम के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। एग्जाम से यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा। अभी आप देखिए कि डेवलपमेंट फेज के अंदर में है। कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होने के बाद में ही कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेंच के द्वारा हाई कोर्ट के एक जज के कुछ रिमार्क्स है उनको यहाँ पे हटाया गया है, उनको कंप्लीटली प्रोसीडिंग से उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया के बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से एक बॉडी है, उसके द्वारा कहा गया कि 21 पर्सन्स है उनका वहाँ पे डेथ हुआ है नाइजीरिया के। वहाँ पे नाइजीरिया का लोकेशन अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ज़रूर से देख लेना नाइजीरिया का लोकेशन कहाँ पे है। तुर्की के द्वारा आप देखिए कि तुर्की के द्वारा 2022 के समय अपना नेम चेंज किया गया था। नेम को क्या कर दिया गया था, तुर्कई। तो तुर्की के द्वारा क्या किया गया कि यूएन का जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका जो पेटिशन किसके द्वारा फाइल किया गया था, साउथ अफ्रीका के द्वारा, कि इजराइल के द्वारा जीनोसाइड किया गया है। तो जीनोसाइड का जो यहाँ पे जजमेंट है उसी के रिगार्डिंग में तुर्की के द्वारा अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर किया गया है। कहा गया है कि जीनोसाइड का जो प्रोसीडिंग है वो चलाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उनके द्वारा ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो लार्ज स्केल के ऊपर किया गया। ईरान और डेनिस के पर्सपेक्टिव से है। ईरान के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे इस तरीके से जो आपको एग्जीक्यूशन है, जो किलिंग्स है वो देखने के लिए मिलता है। डेनिस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया है कि डेनिस का जो पीएम है उनके ऊपर जिनके द्वारा अटैक किया गया उनको जेल के अंदर सेंड किया गया है। और ये बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि श्रीलंका के द्वारा वेलकम भी किया गया था। अभी श्रीलंका का कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अर्लियर जो प्रेसिडेंट है उनके जो सन है उनके द्वारा पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपको नाइजीरिया का लोकेशन नहीं पता है तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको ज़रूर से देख लेना कि नाइजीरिया कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि तुर्की का लोकेशन भी आप ज़रूर से देख लेना कि तुर्की कहाँ पे सिचुएटेड है। नेम इनके द्वारा चेंज किया गया था। अभी इंस्टाग्राम भी इनके द्वारा बैन किया गया है। तो तुर्की क्या ब्लैक सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जस्ट यूक्रेन के सदर्न पार्ट के अंदर ब्लैक सी सिचुएटेड है और उसके कम्प्लीटली जो ब्लैक सी के सदर्न पार्ट के अंदर आपको जो तुर्की का एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।